नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बिहार में शतरंज बिछ गई है। धीरे धीरे यह शतरंज राष्ट्रीय आकार पा रही है। कईयों को लगता था कि विधानसभा चुनाव की लड़ाई बिखरी हुई होगी, पार्टियां और छत्रप बिखरे रहेंगे। ऐसी घिचपिच और खिचड़ी लड़ाई होगी जिससे कुल मिलाकर एक प्रादेशिक मुकाबला बनेगा। अखिल भारतीय कौतुक नहीं बनेगा, उल्टा हो रहा है। एनडीए बनाम यूपीए या भाजपा बनाम भाजपा विरोधी, नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की आमने सामने की लड़ाई बन गई है। इसलिए मुकाबला अखिल भारतीय दिलचस्पी वाला होगा। इस बात को नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के अलायंस के बाद बने मीडिया फोकस से भी बूझा जा सकता है। राष्ट्रीय टीवी चैनलों में लालू यादव के इंटरव्यू की होड़ हुई। इनमें लालू यादव ने दो टूक अंदाज में किसी भी सूरत में भाजपा को हराने की बात कही। यह सेकुलर बनाम कम्युनल राजनीति का हल्ला है। शतरंज में एक तरफ नीतीश कुमार राजा है तो उनके इर्द गिर्द राजद, कांग्रेस, लेफ्ट, एनसीपी के चेहरे होंगे। सामने नरेंद्र मोदी होंगे और उनके साथ पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आदि अपने दांव चलेंगे। भाजपा किसी नेता को शायद ही प्रोजेक्ट करे, इसलिए फिलहाल आसार अंततः नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार के चुनावी मुकाबले के हैं। चुनाव की इस बिछती बिसात के कई पहलू हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार में कमाल की राजनीति हो रही है। सभी पार्टियों के नेताओं में अपनी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने की होड़ मची है। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया और लालू प्रसाद को भी उन्हें नेता मानने के लिए मजबूर किया। लेकिन उसके बाद से नेताओं की लाइन लगी हुई है जो किसी न किसी को सीएम का दावेदार बना रहे हैं। पटना साहिब सीट से भाजपा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पार्टी को छोड़कर सहयोगी पार्टी लोजपा के नेता रामविलास पासवान को दावेदार बनाया है। उन्होंने कहा है कि पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य दावेदार हैं। हालांकि खुद पासवान की पार्टी ने कहा है कि उनके यहां से कोई दावेदार नहीं है। इसी तरह राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने खुद तो नीतीश को नेता मान लिया है, लेकिन उनको लग रहा है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। कुशवाहा की अपनी पार्टी ने भी उनको दावेदार बनाने की मांग की है। ऐसे ही जन अधिकार पार्टी के नेता और राजद से निष्कासित सांसद पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया है। उनको लग रहा है कि मांझी सबसे अच्छे दावेदार होंगे। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह काफी समय से सुशील कुमार मोदी की दावेदारी का ऐलान कर रहे हैं, तो भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के लिए हर सभा में नारे लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री 15 जुलाई को बुलाई गई नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होने वाली है। उसके अलावा एजेंडे में और भी कई विषय हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दा भूमि अधिग्रहण का है। इसलिए कांग्रेस की ओर से अपने मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में नहीं जाने के लिए कहा गया है। असल में प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों के समर्थन का भरोसा था। उनकी सरकार ने राज्यों की मांग के मुताबिक ही 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की शुरुआत की थी। कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पुराने बिल का विरोध किया था और इसमें बदलाव चाहते थे। सो मोदी को उम्मीद थी कि राज्य सरकारें समर्थन करेंगी। कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें अब भी चाहती हैं कि 2003 का बिल बदला जाए। जानकार सूत्रों का कहना है कि केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक की सरकार मानती है कि पुराने बिल से विकास के काम रुकेंगे। तभी वे किसानों की सहमति और सोशल ऑडिट के प्रावधान में बदलाव चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको पार्टी की तय की हुई लाइन के हिसाब से चलना है। नहीं चाहते हुए भी उनको इस बिल का विरोध करना है। कांग्रेस सहित बिल का विरोध करने वाला कोई मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। मॉनसून सत्र से पहले ये सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। केंद्र सरकार के संसदीय प्रबंधक मान रहे हैं कि वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी बिल मॉनसून सत्र में आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा की प्रवर समिति में जैसी गतिविधियां हुई हैं, उनसे ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार के लिए ये काम आसान होगा। कांग्रेस ने बिल का विरोध किया है और इसमें 5 संशोधन की मांग रखी है। माना जा रहा है कि सरकार उसकी एक मांग मानने के लिए तैयार है, बाकी 4 मांगों पर गतिरोध कायम है, इसलिए कांग्रेस इसे अटकाने की कोशिश करेगी। सरकार को ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, मायावती
मायावती, मुलायम सिंह यादव और नवीन पटनायक से उम्मीद है ये सभी क्षत्रप जीएसटी बिल पर सरकार का साथ देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस को सरकार के प्रति सद्भाव दिखा रही जयललिता से उम्मीद है। अन्ना डीएमके और शिवसेना बिल के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। ऊपर से लेफ्ट का पूरा समर्थन कांग्रेस को है, इसलिए अगर वोटिंग की नौबत आई तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। फिर भी सरकार को पक्ष में पलड़ा झुका हुआ दिख रहा है। इसी तरह रियल एस्टेट बिल पर भी सरकार मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस अगर विरोध करती है तब भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है। कहा जा रहा है कि सपा के कुछ नेताओं ने ही निहित स्वार्थों के कारण दूसरे प्रादेशिक क्षत्रपों से संपर्क किया है और इस बिल के पक्ष में समर्थन जुटाया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में उस तबके के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश शुरू की है जो पिछले 3 चुनाव से अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि वे दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले पथ विक्रेताओं से मुलाकात की और उनकी मदद करने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पथ विक्रेताओं ने उनसे कई मुश्किलों की शिकायत की है, उनको शहर में उचित स्थान भी नहीं दिया गया है। राहुल उनकी झोपड़ियों में भी गए जहाँ वे रहते हैं और कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि वे रेहड़ी पटरी वालों की समस्या प्रशासन के सामने उठाएंगे। उनके साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और प्रभारी पीसी चाको भी थे। राहुल ने ये भी कहा कि एनडीए सरकार में गरीबों को दबाया जा रहा है। यूपीए सरकार ने 2014 में रेहड़ी पटरी वालों के कारोबार में सहूलियत का बिल पास किया था, उसमें राहुल की बहुत अहम भूमिका थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 6 देशों की 8 दिवसीय विदेश दौरों के अंतिम पड़ाव ताजिकिस्तान में कहा कि मध्य एशिया में ताजिकिस्तान भारत के सबसे करीब है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस यात्रा के बाद भारत और ताजिकिस्तान के संबंधों को और सहयोग के स्तर को मैं ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। भारत और ताजिकिस्तान के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी दस्तखत हुए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ताजिकिस्तान के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान भारत के सबसे करीब है। मोदी ने कहा कि हम ताजिकिस्तान से रक्षा और पर्यटन संबंध को और मजबूत करने के लिए कृत संकल्प हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राजधानी दिल्ली में इफ्तार दावत का आयोजन किया। इसमें देश भर के सेकुलर पार्टियों के नेता जुटे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष की इफ्तार दावत में सबके आकर्षण का केंद्र रहे। हालांकि बिहार में हाल में उनके सहयोगी बने लालू प्रसाद इस दावत में शरीक नहीं हुए। उन्होंने आज जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग करते हुए पटना में राजभवन तक मार्च किया, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के 2 सांसदों को इस दावत में भेजा था। सोनिया की इफ्तार दावत में राजद और जदयू के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जेडीएस और वामपंथी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई ने संभाल ली है। सीबीआई ने इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए 40 अधिकारियों की एक टीम बनाई है। मेघालय काडर के अधिकारी आरपी अग्रवाल इस मामले की जांच के प्रभारी बनाए गए हैं। उन्होंने पहले राजस्थान के भवरी देवी कांड की जांच की थी। सीबीआई की टीम आज भोपाल पहुंची है और उसने एसटीएफ से जांच का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। हालांकि एसटीएफ को जांच से जुड़े सारे कागजात सीबीआई को सौंपने में अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि इससे जुड़े दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस बीच व्यापम घोटाले के आरोप में घिरे मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पार्टी के महासंपर्क अभियान की समीक्षा की। वे आज सुबह भोपाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री चौहान विपक्ष के निशाने पर हैं और उनके खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में अमित शाह का भोपाल दौरा बेहद अहम था। हालांकि पार्टी की ओर से सिर्फ इतना कहा गया कि यह अमित शाह का नियमित दौरा था। उन्होंने 11 जुलाई को इसी तरह कानपुर का दौरा किया था और उससे पहले कोलकाता भी गए थे। हालांकि इस दौरान व्यापम को लेकर चर्चा होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव अखिल भारतीय महत्व पाएगा, इसलिए कि इसके नतीजे देश की राजनीति में निर्णायक मोड़ लाने वाले होंगे। मुकाबला अंततः नरेंद्र मोदी समर्थकों और उनके विरोधियों में सीधे घमासान का है। राष्ट्रीय राजनीति के सभी तत्व इससे जुड़ेंगे। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
बिहार में विधानसभा का चुनाव एक राज्य के चुनाव की तरह नहीं लड़ा जा रहा है। यह अखिल भारतीय महत्व वाले निर्णायक चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है। तभी बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार की एकजुटता की कवायद हुई और मुलायम सिंह यादव, HD देवगौड़ा जैसे दिग्गज ने मिलकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती कराई। कांग्रेस ने पहल करके नीतीश को नेता घोषित कराया। दूसरी ओर भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कसी। जिस तरह से लोकसभा में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राष्ट्रीय चुनाव लड़ा गया, उसी तरह इस बार बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जा रहा है और उनके मुकाबले भाजपा की जीत के अखिल भारतीय नायक नरेंद्र मोदी हैं। भाजपा के कई नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे बिहार में मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं पेश करने जा रहे हैं। उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगी, यानी भाजपा मोदी के चेहरे पर दांव खेलने को तैयार है। दिल्ली में उसने यह दांव नहीं खेला था। केजरीवाल बनाम मोदी का मुकाबला नहीं बने, इसके लिए अंतिम मौके पर किरण बेदी को दावेदार बनाया गया, लेकिन वह प्रयोग बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए भाजपा वैसा प्रयोग दोहराने के बजाय महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आजमाए फॉर्मूले पर लड़ने उतरी है। चूँकि मुकाबला नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी का है, इसलिए इस चुनाव में अखिल भारतीय दिलचस्पी बनी है। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में रोकने में नाकाम रही पूरी सेक्युलर बिरादरी की उम्मीदें इस बिहार चुनाव से जुड़ी हैं। उनको लग रहा है कि अगर बिहार में भाजपा का रथ रुक गया तो अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा का ग्राफ और गिरेगा। फिर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के बाकी राज्यों पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में भाजपा को रोकना आसान हो जाएगा। भाजपा इस खतरे को समझ रही है, तभी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जोखिम लेने का फैसला हुआ दिखता है। इसके अलावा भाजपा अपने कुनबे में नई पार्टियों को जोड़ने में भी लगी है। लोकसभा चुनाव के दोनों सहयोगियों रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कराया गया है। मांझी अपने साथ पप्पू यादव को भी जोड़ सकते हैं और साधु यादव को भी। दूसरी ओर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर मजबूत सेक्युलर किलेबंदी की है। इस बीच भाजपा ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी प्रधानमंत्री बताकर पिछड़ी जातियों के वोटों की गोलबंदी भी की है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पिछड़ा राजनीति का जवाब नरेंद्र मोदी को बनाया जा रहा है। यानी भाजपा एक तरफ जातीय क्षत्रपों को साथ लेकर सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, तो दूसरी ओर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की संभावना भी देख रही है, क्योंकि लालू प्रसाद बार बार सांप्रदायिक ताकतों और नरेंद्र मोदी को रोकने की बात कर रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में मिली शानदार जीत से भाजपा का हौसला बढ़ा है और उसके नेताओं को लग रहा है कि उनका सामाजिक आधार राजद और जदयू के मुकाबले बहुत बड़ा है। लेकिन विधान परिषद के नतीजों के आधार पर ऐसा मानना जल्दबाजी होगी। बहरहाल बिहार में नेतृत्व से लेकर प्रचार तक जैसी तैयारी हो रही है, उससे इसका कैनवस अखिल भारतीय स्तर का बन गया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए यह बहुत निर्णायक होने वाला है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बिहार चुनाव की बिछती बिसात पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार देश की सेकुलर जमात और बिहार विकास के आइकॉन बनकर चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी भी विकास व सुशासन की बात करेंगे। इसमें प्रदेश के जातिगत सामाजिक समीकरण कहने को ही पर्दे के पीछे है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जो बिसात बिछी है, क्या वो प्रादेशिक दायरे वाली, प्रादेशिक महत्व वाली है या इसका अखिल भारतीय भी मतलब बन रहा है? देखिए, इसका अखिल भारतीय मतलब बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार निर्धारित करेगा कि आगे की राजनीति क्या होती है। अगर बीजेपी बिहार में जीत गई तो एक मोमेंटम मोदी का जो है, मोदी का जादू जो बोला जाता है कि लोग अभी भी टाइम दे रहे हैं, वो कायम रहेगा। अगर बिहार में बीजेपी हार जाती है और खासकर अगर नरेंद्र मोदी को मेन चेहरा प्रोजेक्ट किया जाएगा तो फिर जो जितना मोमेंटम था वो बिल्कुल ही यूं होता चला जाएगा। और दूसरा, इससे एक मजबूती मिलेगी ऑपोजिशन यूनिटी को, क्योंकि लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस, एनसीपी, हो सकता है सीपीआई, ये एक्सपेक्टेड है कि मिलके लड़ेंगे। तो और स्टेट्स में जेडीयू, आरजेडी हो सकता है और स्टेट्स में नहीं हो, लेकिन एक हवा बनेगी। और इसमें यूपी बहुत
क्रूशल होगा। मुलायम सिंह यादव ने इसीलिए धक्का मारा, अपनी पूरी जोर लगा दी कि लालू यादव नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित उसी नाते कि आप ये नहीं मानती कि नरेंद्र मोदी उसी कारण पूरा फोकस करेंगे और उसी कारण पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को उतारने का फैसला किया, या उसमें आप अभी किंतु परंतु देखती हैं? मुझे हैरानी होगी अगर ये इस पूरी तरह से करते हैं उनको, फिर नहीं, जब अगर इतना महत्वपूर्ण है, जीवन मरण वाली लड़ाई है, तो फिर खुद निजी प्रतिष्ठा दांव पे लगानी पड़ेगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप पार्टी अपनी निजी प्रतिष्ठा लगाए, और ये भी सही है कि नीतीश कुमार को टेक ऑन करने के लिए एक चेहरा पार्टी नहीं प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि उसमें बहुत ही फैक्शनल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे कि दिल्ली में था और किसी को पकड़ लिया और किरण बेदी को तो उल्टा ही पड़ा, वहां नहीं करेगी ये। नहीं, वहां सुशील मोदी संभव नहीं बनते, क्योंकि सुशील मोदी एक तरह से वहां जांचे पर के पुराने उप मुख्यमंत्री के नाते, एक तरह से प्रोफाइल के नाते तो वही बनते हैं। देखिए, सबसे बेहतर चेहरा आज सुशील मोदी का है बीजेपी की तरफ से, अनुभवी हैं, मतलब ठहरे हुए हैं, लोग इनकी इज्जत करते हैं। मुझे तो याद है पिछली इलेक्शन में मुस्लिम एरिया में मैं घूमी थी तो वो कहते थे हमें सुशील मोदी हमको एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर करे तो बहुत अच्छा, पर कहीं ना कहीं कतरा रही है बीजेपी किसी को भी प्रोजेक्ट करने में। इसलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा डेवलपमेंट का वो, और जो इसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, आरएसएस पूरा जोर लगाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशनली काम करेंगे, जो कि स्ट्रेंथ है बीजेपी की बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू के पास उस हद तक नहीं है। मैस लीडर्स हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल स्ट्रेंथ नहीं है। तो नहीं, लेकिन उसमें आपके अनुसार वहाँ ये ऑर्गेनाइजेशनल वाला या चेहरे वाला ज्यादा होगा, या जातिगत हिसाब किताब जो बना है जी उसी के चलते ये अलायंस को लेकर और ये गणित जो जाति की बनी है वो ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होगा, या ये वो होगा? देखिए, नहीं, जाति बहुत जबरदस्त उसका जो बेस है वो है, पर वहाँ अपर कास्ट बीजेपी के साथ है, वहाँ कुशवाहा बीजेपी के साथ मोटा मोटा होगा, पासवान बीजेपी के साथ है, जितिन मांझी एक तबका को ले जाएंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि भाजपा का जातिगत आधार भी बड़ा और प्रभावी बना है? बिल्कुल, और कितना मेन चीज है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो कि 24-25% है, वो पिछली बार इस साइड गई थी जहां नीतीश और बीजेपी थे। अब किस तरह से बटती है, कितना बटता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनको बहुत कुछ दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ ये बैकवर्ड कास्ट की कंसोलिडेशन दोबारा करना, सिर्फ यादव कुर्मी ही नहीं, ईबीसी भी उसके साथ पूरा जुड़े, ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की अंडर द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार एक कोशिश होगी जिसमें माइनॉरिटी जम के जुड़ेगा इस बार। नहीं, ये नहीं लगता आपको कि नीतीश कुमार की जैसी ब्रांडिंग हुई है या जो हो रही है उसमें वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल की स्टाइल को अपनाते हुए चुनाव मुकाबला करते हुए लगते हैं? हाँ, वो एक है कि क्योंकि पर्सनैलिटी के केंद्रित भी चुनाव को बनाने की कोशिश बहुत गहरी है इस बार। देखिए, जो प्रशांत किशोर हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ सोशल मीडिया का प्रोजेक्शन किया था पीएम लोकसभा के चुनाव में, वो आज नीतीश कुमार के साथ हैं। वहाँ नरेंद्र मोदी के घर में उनका ऑफिस था, आज नीतीश कुमार के घर में उनका ऑफिस है। तो वो एक ये कोशिश है कि चेहरा नीतीश कुमार का हो, ब्रांडिंग उनकी हो। उस नाते नुस्खे बिसात में नुस्खे वही अपनाए जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के लिए अपनाए थे, वो बिहार में माइक्रो लेवल पर हो रहा है। और वहाँ लालू यादव का चेहरा होर्डिंग्स वगैरह में इतना नहीं आएगा। और लालू यादव ने अपने आप एक इंटरव्यू में हाल में कहा कि सैनिक हमारे हैं, मिसाइल हमारा नीतीश कुमार है। लालू का पूरी तरह नीतीश कुमार को मान लेना, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात तो आपको भी लगी, या ये पूरा तय आप भी पहले से मान रही थी? देखिए, लालू यादव पॉलिटिकल उस्ताद हैं जी, उनको राइटिंग ऑन द वॉल दिखती है, क्या संभव है क्या नहीं संभव है। और वो तो ये भी कहते हैं कि अगर हम कर्पूरी ठाकुर, यादवों ने कर्पूरी ठाकुर की नेतृत्व मान लिया उस समय, वो तो नाई इतनी छोटी जात थी, और आज अगर नीतीश कुमार एक्सट्रीमली बैकवर्ड छोटी जातियों का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको हमें मानने में क्या आपत्ति। वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं। इसलिए कुल मिला के मुकाबला बहुत कांटे का और बहुत कांटे की टक्कर है। जी विजय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@
ट्विटर पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।